हम वोट कटवा पार्टी नहीं थे, हमने 5 विधायक जीते थे। लेकिन आरजेडी को पेट में दर्द हुआ, उसको लगा कि भाई मुसलमान का नेता पैदा हो जाएगा, मुसलमान की पार्टी अगर पैदा हो जाएगी तो हमारा भविष्य कहाँ चला जाएगा। आडवाणी जी का रथ रोकने का काम किया था लालू जी ने, तो उसका कर्ज कब तक मुसलमान चुकाएगा। एक टैग आपके पार्टी के साथ ये है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। ऐसे में जब बिहार में आप राजनीति कर रहे हैं, बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कैसे इस चैलेंज को टैकल करेंगे आप कि ये मुसलमानों की पार्टी है और बिहार में जाति धर्म पर चुनाव होता है, ये लोग मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंदू वोट आपकी तरफ कैसे रुझान कर पाएगा? देखिए, एसआईआर से हमें कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल एसआईआर होना चाहिए। 2003 में हुआ था, उसके बाद लंबे समय से नहीं हुआ था। हमें केवल शिकायत ये है कि 1 महीने का समय जो आपने दिया ये गलत है। आप 1 साल 1.5 साल पहले इस काम को शुरू करते, हम बिल्कुल आपके इसको जो है इस फैसले का स्वागत करते। आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है। तो एक डर है कि जो लोग हमारे दलित समाज के लोग हैं, गरीब लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं वो वोटर बनने से वंचित ना हो। देखिए, ढाका में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए वो एक सीमावर्ती क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है, तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर के इलाके होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी होती हैं, टूरिज़्म का अपॉर्चुनिटी होता है, और भी कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ढाका अपने उन्हीं सड़कों में उलझा हुआ है। वर्तमान के जो विधायक पवन जायसवाल जी हैं, उनसे मैंने एक चैलेंज भी किया है कि मेरी आंखें तरस गई हैं कि मैं ढाका विधानसभा में एक बहता हुआ नाला देख सकूं। एक भी नाला मैंने नहीं देखा जिसमें पानी गुजर रहा हो। हर नाला जाम पड़ा हुआ है, या नाला का काम आधा अधूरा रुका हुआ है, और नाले का पानी सड़क पे आता है और सड़क टूट करके साल भर में खराब हो जाता है। तो पहले नाला और पानी के निकासी का इंतजाम करिए, फिर सड़क बनाइए। तो ये पवन जायसवाल जी और फैसल रहमान साहब बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में, ये बनेगा तो हम चुप रहेंगे, वो बनेगा तो हम चुप रहेंगे, यही संबंध दोनों भाइयों का चलता आ रहा था। लेकिन हम लोगों ने आकर के जो है विपक्ष की भूमिका को बताने का काम किया है। अगर जनता ने मौका दिया तो विधायक बन करके पक्ष की भूमिका कैसे निभाया जाता है वो भी बखूबी राणा रंजीत बताने का काम करेगा। और ढाका जो गांधी जी की धरती रही है, उस धरती से एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि एक ईमानदार और एक समझदार और एक विजनरी विधायक अगर किसी इलाके का बन जाए तो कैसे उस इलाके को बहुत विकसित बना सकता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर देख रहे हैं आप। 2025 चुनावी वर्ष है और ऐसे में बिहार की राजनीति में अलग तरह की गर्माहट देखने को मिल रही है। और इस बीच एक पार्टी है AIMIM। बिहार में 2020 के चुनाव में इस पार्टी ने कमाल कर दिया था। कमाल के साथ इस पार्टी के साथ कई टैग भी लगता है। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये पार्टी राजद का जो कोर वोटर माना जाता है, यानी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उस वोट को काटता है। तो दूसरी तरफ ये आरोप भी लगता है कि ये पार्टी भाजपा की बी टीम है। और इस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पे भी होगी कि इस बार के चुनाव में AIMIM का स्टैंड क्या होगा। तेज प्रताप यादव ने भी ऑफर दिया है, उस बात पे भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जिस व्यक्ति से इस पूरे मुद्दे पे बातचीत होगी वो इकलौते घोषित प्रत्याशी है अभी तक AIMIM की तरफ से ढाका विधानसभा से। तो ढाका विधानसभा के वस्तु स्थिति पर भी बातचीत होगी। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी। तो राणा रंजीत जी से सवालों का हम जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करेंगे, और शुरुआत इसी से कि बड़ा आरोप लगता है आपके पार्टी पर। एक पहला जो आरोप है कि आप MI समीकरण है राजद का, जिसमें M को आप काट लेते हैं। पिछले चुनाव में भी राजद को बड़ा नुकसान पहुंचा था। तो ये क्या, इस आरोप पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी नई पार्टी जब आती है तो इस तरह के आरोपों को झेलना पड़ता है, बड़ा नॉर्मल है। हर वो पार्टी जब किसी ने शुरुआत किया है उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कोई कहता है कि हैदराबाद की पार्टी है, कोई कहता है कि ये बी टीम है भाजपा की। मैं चैलेंज करता हूं कि जितना विरोध AIMIM और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मोदी जी का या वर्तमान की सरकार का करते हैं, जितनी बेबाकी से करते हैं, उतना कोई नहीं करता है। इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है कि इतने तर्क के साथ उसका विरोध किया जाए। या लगातार हम लोग भी भाजपा के हर नीति के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ जो हम लोग अपनी बेबाकी से आवाज़ को रखते हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। नहीं, लेकिन ये जो आरोप है कि राजद को आप कमजोर कर रहे हैं, मुसलमान वोटों को आप काट लेते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर राजद मुसलमानों को उसका अधिकार दे रही होती तो हम लोग को वो जगह, वो कुर्सी, वो स्थान हम लोग को नहीं मिलता जो वोट हमें मिला। हम वोट कटवा पार्टी नहीं थे, हमने 5 विधायक जीते थे।
लेकिन आरजेडी को पेट में दर्द हुआ, उसको लगा कि भाई मुसलमान का नेता पैदा हो जाएगा, मुसलमान की पार्टी अगर पैदा हो जाएगी तो हमारा भविष्य कहाँ चला जाएगा। आडवाणी जी का रथ रोकने का काम किया था लालू जी ने, तो उसका कर्ज कब तक मुसलमान चुकाएगा। कई ऐसी सीटें हैं जहां MY बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है अगर सामने से कोई Y का उम्मीदवार आ जाए। बगल में आप देख लीजिए पिपरा विधानसभा है, मुजफ्फरपुर का औराई विधानसभा है, तो वहाँ जब किसी मुसलमान को टिकट मिलता है, चाहे वो इस कम्युनिस्ट पार्टी से मिले या किसी पार्टी से मिले, और सामने अगर भाजपा से कोई यादव लड़ रहा हो तो पूरा यादव उस तरफ चला जाता है। केवल ईमानदारी अगर कोई बरतता है तो वो मुसलमान बरतता है। तो कब तक आप ढोते रहिएगा। जब बात आएगी मुसलमान को टिकट देने की तो आप कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को हक नहीं मिला, उनका अधिकार नहीं मिला, इसीलिए AIMIM जैसी पार्टी का जो है जनाधार बढ़ रहा है या इस पार्टी का स्थान बन रहा है, वोट हमें मिल रहा है और हमारे विधायक जीत करके भी आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में किस रोल में हैं आप? क्या फिर से राजद को डैमेज करेंगे? देखिए, पिछले बार हम 5 विधायक जीत करके आए थे, 3 और विधायक जीतते तो सरकार किसकी बनेगी ये हम तय करते। और इस बार यकीन मानिए इतने सीट्स हमारे आएंगे, आप पूरा बिहार इस बात को जानता है कि इस बार का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, कोई पार्टी जो पहले से प्री अलायंस में उससे सरकार बनने नहीं जा रही है। चाहे उसमें फैक्टर AIMIM हो, जनसुराज हो या और ऐसी कुछ पार्टियां, पान पार्टी है और भी कुछ पार्टियां हैं, जो सरकार बनेगी वो पूर्ण बहुमत किसी की भी नहीं होने जा रही है। हमारी जैसी पार्टियां जो 20-25 विधायक जीत करके आती हैं, जनसुराज अगर कुछ सीट जीत करके आता है तो हम तय करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस बार सरकार किसकी बनेगी वो AIMIM तय करने जा रही है। एक ऑफर तेज प्रताप यादव की तरफ से है, कहा यह जा रहा है कि हम तो गठबंधन को तैयार है AIMIM के साथ। क्या स्टैंड है आप लोगों का इस पे अभी? देखिए, हर वो पार्टी जो भाजपा और जहर फैलाने वाली पार्टी जो ताकतें हैं उसको हराने के लिए आगे आएगी, हम उनका साथ देंगे। हम आरजेडी के पास भी, मैं खुद पत्र लेकर के अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आदेश पे हम लोग आरजेडी कार्यालय गए थे और हम लोगों ने बोला कि हमें गठबंधन हमसे कर लीजिए। हमारे 5 विधायक जीत करके आए थे, उस आधार पे आप ही बताइए कि हम 5 के लायक हैं, 7 के लायक हैं या जितना सीट आप कहते हैं हम तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो और कोई ऐसी पार्टी जो समाज को तोड़ना चाहती है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम करना चाहती है, वो दोबारा सत्ता में आए। और लोकतंत्र की खूबसूरती है सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। मुख्यमंत्रियां अगर बदलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक बना रहेगा, एक डर बना रहेगा अफसरों में भी और नेताओं में भी। तो हमने आग्रह किया कि सेकुलर वोटों का बिखराव को रोका जाए, हम गठबंधन में रखा जाए। लेकिन वो बिहार की चिंता, बिहार के विकास की चिंता आरजेडी को नहीं है। उनको चिंता है कि भाई अगर मुसलमान पार्टी खड़ी हो जाएगी तो कम से कम मुख्यमंत्री छोड़िए नेता प्रतिपक्ष का कुर्सी ना चला जाए। इसलिए उन्होंने हमारे गठबंधन को स्वीकारा नहीं। एक टैग आपके पार्टी के साथ ये है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। ऐसे में जब बिहार में आप राजनीति कर रहे हैं, बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कैसे इस चैलेंज को टैकल करेंगे आप कि मुसलमानों की पार्टी है और बिहार में जाति धर्म पर चुनाव होता है, ये लोग मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंदू वोट आपकी तरफ कैसे रुझान कर पाएगा? देखिए, मुसलमान की पार्टी अगर होती तो राणा रंजीत सिंह नहीं होता इस पार्टी में। और अगर मुझे रोक टोक होता कि भाई तुम हिंदू हो तो तुमको अपने माला टीका चंदन नहीं कर सकते हो, पूजा पाठ अगर करते भी हो तो उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालो, या कोई इस तरह की बंदिश अगर मुझे रोका जाता या मैं अपनी जाति की लड़ाई लड़ूँ या अपने किसी व्यक्ति का लड़ाई लड़ूँ तो मुझे अगर रोका जाता तो मैं निश्चित रूप से इस पार्टी को कहता या एक मिनट भी मैं इस पार्टी में नहीं रुकता। लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हिंदू बन करके आप इस पार्टी में रहिए और लोगों को बताइए कि हम हर धर्म का कितना सम्मान करते हैं। देखिए, अगर आप मुसलमान हैं या राजपूत हैं और आप अपने समाज की लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं तो आप कैसे कहिए कि मैं किसी और की लड़ाई में लड़ सकता हूं। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब मुसलमानों की बात को प्राथमिकता से लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई को लड़ते हैं, इसलिए कि किसी और को लड़ने की हिम्मत नहीं है। इस पार्टी में आज मैं हूँ अगर, और जो सम्मान मुझे पार्टी ने दिया है, विधायक सांसद ही सब कुछ नहीं होता है, नेता का कद एक अपना एक अलग होता है। आज एक पहचान जो मुझे इस पार्टी से मिला है, पूरा बिहार नहीं देश के लोग मुझे पहचानते हैं। एक विधायक की पहचान बहुत होगा तो जिला स्तर तक ही होगा। तो ये इस पार्टी की ताकत है। एक बैरिस्टर साहब की पार्टी, मैं खुद MBA इंजीनियरिंग किया हुआ, MNC में काम किया हुआ हूँ और एक पढ़े लिखे नेतृत्व में मैं काम करना चाहता था और इस पार्टी का भविष्य है, मैं इसको जानता हूँ, बखूबी समझ चुका हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, शुरुआत है, 5 जीते थे, 25 जीतेंगे और एक टाइम पे पूर्ण रूप से अपनी सरकार भी बनाएंगे, वो समय भी आएगा। एक मुद्दा है SIR, लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कह रही है कि वोट चोरी का एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है, तो वहीं चुनाव आयोग का अपना
स्टैंड है इस पे, भाजपा के लोग भी या जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है किसी भी चीज़ का, बारीकी से उसका अगर रिवीजन हो रहा है तो इसमें गलत नहीं है। एआईएमआईएम का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पे? देखिए, एसआईआर से हमें कोई परहेज नहीं है। बिल्कुल एसआईआर होना चाहिए। 2003 में हुआ था, उसके बाद लंबे समय से नहीं हुआ था। हमें केवल शिकायत ये है कि 1 महीने का समय जो आपने दिया ये गलत है। आप 1 साल 1.5 साल पहले इस काम को शुरू करते, हम बिल्कुल आपके इसको जो है इस फैसले का स्वागत करते। आज भी हम कर रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है। तो एक डर है कि जो लोग हमारे दलित समाज के लोग हैं, गरीब लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं वो वोटर बनने से वंचित ना हो जाए। अक्सर 1 महीने पहले अभियान चलाया जाता है कि हर वोटर जा करके वोट गिराए। जो बाहर भी हैं, हमारे मुंबई में या बाहर अन्य राज्यों में पलायन कर चुके हैं काम के लिए, रोजगार के लिए, उनको भी प्रेरित करती थी इलेक्शन कमीशन की आप आइए और अपने वोट को गिराइए। लेकिन इस बार देखिए क्या हो रहा है, पहले आकर के वोटर बनिए, फिर आकर के वोट गिराइए। तो हमें एसआईआर से कोई परहेज नहीं है। हमें परहेज है कि 1 महीने का समय नहीं, कम से कम 1 साल का समय मिलना चाहिए। और हम लोग विरोध ही में ही हैं, एसआईआर के विरोध में हैं, क्योंकि हम लोग छोटी पार्टी हैं, हम लोग को गरीबों की पार्टी कही जाती है, तो हम लोग को शामिल कोई करता नहीं है। तो हम अपनी लड़ाई जितना हमारी क्षमता है उसमें हम लोग लड़ने का काम करते हैं। और हम लोग विरोध नहीं करके जो हमारे लोग हैं, जो दलित और अनपढ़ लोग हैं, उनको वोटर बनाने के लिए हम लोग जगह जगह मुहिम चला रहे हैं। हम लोग अभी गए, हम लोगों ने बूथ परिवार कमेटी बनाया, हर बूथ से 10-10 लोगों को जोड़ा और उनको कहा कि भाई आप जा करके सुनिश्चित करिए कि कोई भी वोटर से वंचित ना हो जाए, उसको वोटर बनाइए। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, दलित बस्तियों में जाकर के, गरीब की बस्तियों में जाकर के वोटर बनाने का काम करिए। जी, अब आते हैं जरा ढाका विधानसभा पे, जहाँ से आपको उम्मीदवार घोषित भी कर दिया गया है। ढाका को कैसे देखते हैं आप? अभी चूंकि वहाँ भाजपा से विधायक है, तो विकास के दृष्टिकोण से ढाका को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, ढाका में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए वो एक सीमावर्ती क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है। तो कहीं ना कहीं जो बॉर्डर के इलाके होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी होती हैं, टूरिज़्म का अपॉर्चुनिटी होता है, और भी कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ढाका अपने उन्हीं सड़कों में उलझा हुआ है। मैंने लोगों से ही वादा किया है कि जिस दिन राणा रंजीत विधायक बनेगा, सबसे पहले नाले को बनाएगा। देखिए, सड़क बनाइएगा, नाला और पानी के निकासी का इंतज़ाम नहीं करिएगा तो सड़क अगले 1 साल में ख़राब हो जाएगा, फिर आपको उसी सड़क को बार बार बनाना पड़ेगा। तो मैंने यही ऐलान भी किया है, और वर्तमान के जो विधायक पवन जायसवाल जी हैं उनसे मैंने एक चैलेंज भी किया है कि मेरी आंखें तरस गई हैं कि मैं ढाका विधानसभा में एक बहता हुआ नाला देख सकूं। एक भी नाला मैंने नहीं देखा जिसमें पानी गुजर रहा हो। हर नाला जाम पड़ा हुआ है, या नाला का काम आधा अधूरा रुका हुआ है, और नाले का पानी सड़क पे आता है और सड़क टूट करके साल भर में खराब हो जाता है। तो पहले नाला और पानी के निकासी का इंतजाम करिए, फिर सड़क बनाइए। तो ये एक समस्या है। डिग्री कॉलेज की बात आप लोगों ने चर्चा किया था, उसके बाद आप लोगों ने भारतमाला को लेकर के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर के बात हुई है। तो मैंने सुना था आपके डिबेट को, बड़ा अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया था। और भारतमाला में कई ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं। एक तो आप 2025 में 2013 के दर से आप भुगतान कर रहे हैं, एक तो कौड़ी के दाम पे आप उनको किसानों को दे रहे हैं, और ये कहीं नहीं हुआ आज तक कि बिना नोटिस, छोड़िए पैसा के भुगतान, कम से कम 50% होने के बाद ही आपको खाली कराना है सड़क को। लेकिन आपने छोड़िए नोटिस तक नहीं मिला है, और तोड़ करके जो है आप सड़क बना रहे हैं। कोई अगर रोकने आता है, थाना पुलिस का दबाव बनाते हैं। धारीवाल कंपनी है, पता नहीं लोग गुलाम की तरह उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आग लग जाएगा, एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगी, कोई किसी का मर्डर कर रहा हो, पुलिस नहीं पहुंचेगी। लेकिन धारीवाल वालों का अगर एक फ़ोन आ गया, जेसीबी के अगल बगल अगर 4 लोग खड़े हो गए तो 5 मिनट में पूरा पुलिस का हुजूम खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अरे भारतमाला बन रहा है, सड़क बन रहा है, किसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं वो किसानों को पैसा भी दीजिए। जो मुआवजा होता है, उचित मुआवजा, वो भी आप दीजिए। जो नियम बना था कि भाई 4 गुना आप मुआवजा पाएंगे, तो कैसा मुआवजा दे रहे हैं भाई साहब कि 2025 में आप ज़मीन ले रहे हैं 2013 के रेट से। तो ये कैसा मुआवजा मिल रहा है? ये प्रताड़ित किया जा रहा है किसानों को। अच्छा, उससे बड़ा घपला क्या हो रहा है? कमर्शियल ज़मीन जो कुछ साल पहले था उसको आपने रेसिडेंशियल, छोड़िए एग्रीकल्चर बना दिया। जब उसका रेट तय हो रहा है तो कमर्शियल ज़मीन को रेसिडेंशियल, कुशमावा बाजार में मैं खुर्शीद साहब हैं हमारे, और भी कई भाई लोग हैं, उनके ज़मीन का जो है कौड़ी के दाम के बराबर, आज चले जाइए थाना में, एक धूर ज़मीन के लिए भाई भाई का मर्डर कर दे रहा है। और यहाँ सरकार प्रताड़ित करके कौड़ी का दाम, करोड़ों के ज़मीन को कौड़ी के भाव में आप उनसे ले रहे हैं। ये गलत है, इसका विरोध है। भारतमाला प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है, होना चाहिए, हम भी सहमत हैं। करोड़ों रुपए जब आप खर्च कर ही रहे हैं तो ज़मीन का मालिक को भी उचित दाम मिलना चाहिए। तो कई इस तरह के मामले हैं। घोड़ासान में आपका ठहराव की चर्चा
नहीं हुई। ट्रेन जो है, मेरे 40,000 लोग यहाँ बम्बई में काम करते हैं और घोड़ासान में जो मुंबई की ट्रेन खुलती है, 2 ट्रेनें जाती हैं, दोनों में से किसी भी ट्रेन का 5 मिनट का भी ठहराव नहीं है। तो ट्रेन सुविधा के लिए है। 40,000 लोगों को मैं एक हस्ताक्षर अभियान चलाने वाला हूँ और रेलवे के कुछ पदाधिकारियों से मिलने भी वाला हूँ कि घोड़ासान में मुंबई की ट्रेन को रुकना चाहिए 5 मिनट कम से कम। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो छूट गए हैं और चूंकि समय का अभाव रहता है तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगला फिर कोई कार्यक्रम हो तो आप उन मुद्दों को भी उसको अच्छे से कवर करें। ये कार्यक्रम भी अच्छा हुआ था आपका। आते हैं समीकरण पे। अगर ढाका की बात की जाए तो जो कोर वोटर आपकी पार्टी का है, उसी समाज से वहाँ के प्रत्याशी हैं राजद से फैसल रहमान। ऐसे में अपनी पार्टी का वहाँ क्या आप स्टैंड देखते हैं? किस स्तर पे आप लोग काम कर रहे हैं? कितना आश्वस्त है? देखिए, ढाका के पास कोई विकल्प नहीं था। ढाका अंततः हिंदू मुसलमान के आधार पे वोटिंग किया करता था। वहाँ के जो वोटर्स थे वो अंत में जाकर के हिंदू और मुसलमान बन जाते थे। विकास, सड़क, डिग्री कॉलेज, रोजगार, नाली, ये कोई समस्या, अस्पताल में डॉक्टर हो ना हो, विद्यालय में शिक्षक हो, ये मुद्दे लोग भूल जाते थे। हिंदू तो हिंदू, मुसलमान तो मुसलमान। और एक बड़ा वर्ग जो पाशमानदा मुसलमानों का था, खास करके अंसारी बिरादरी, मंसूरी बिरादरी और जो गरीब मुसलमान हैं, वो इतने खफा रहते थे आरजेडी के उम्मीदवार से कि वो नाराज़ होकर के पवन जायसवाल जी को, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, लगभग 25-30 हज़ार लोग उनको वोट कर दिया करते थे और उसी वोट से वो जीत जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं राणा रंजीत और AIMIM के आ जाने के बाद परिस्थितियां बहुत अलग हो गई हैं, क्योंकि राणा रंजीत खुद एक हिंदू है और सो कॉल्ड जो कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, तो राणा रंजीत एक हिंदू का बेटा एक मुसलमान की पार्टी से लड़ रहा है। तो ये तो तय है कि ढाका इस बार हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे वोट करने नहीं जा रही है। एक विकल्प के रूप में ढाका के सामने AIMIM है। जनसुराज के भी पढ़े लिखे डॉक्टर उम्मीदवार आ रहे हैं संभवतः। तो 4 कोणीय लड़ाई होने जा रहा है और इस बार ढाका का बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक विकल्प आ रहा है, क्योंकि यही दोनों जो थे, पवन जायसवाल जी और फैसल रहमान साहब, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में, ये बनेगा तो हम चुप रहेंगे, वो बनेगा तो हम चुप रहेंगे, यही संबंध दोनों भाइयों का चलता आ रहा था। लेकिन हम लोगों ने आकर के जो है विपक्ष की भूमिका को बताने का काम किया है। अगर जनता ने मौका दिया तो विधायक बन करके पक्ष की भूमिका कैसे निभाया जाता है वो भी बखूबी राणा रंजीत बताने का काम करेगा। और ढाका जो गांधी जी की धरती रही है, उस धरती से एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि एक ईमानदार और एक समझदार और एक विजनरी विधायक अगर किसी इलाके का बन जाए तो कैसे उस इलाके को बहुत विकसित बना सकता है। तो ये लक्ष्य हम लोग का है और बखूबी हम लोग बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। जनसुराज को कहाँ देखते हैं? ढाका ही नहीं, पूरे बिहार में। देखिए, जनसुराज एक अच्छा प्रयास कर रहा है, क्योंकि देखिए उसको भी बी टीम का टैग मिला था। जब वो शुरू में आए थे उनको बी टीम भाजपा का कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने अटैकिंग मोड को अपनाया, चाहे वो बात मंगल पांडे जी के खिलाफ बोलने की हो, दिलीप जायसवाल जी के हो, सम्राट चौधरी जी के खिलाफ बोलने की बात हो, तो थोड़ा थोड़ा अपने छवि को बेहतर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से विकल्प जब होगा तो ये जनता के हित में होगा और ये एक अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से एक पढ़े लिखे आदमी हैं, विजनरी आदमी हैं। तो वोट कितना पाएंगे नहीं पाएंगे वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नैरेटिव को उन्होंने क्रिएट किया है कि कम से कम चुनाव में इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मुद्दा बेरोजगारी का होना चाहिए, पलायन का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए। ये जाति धर्म, इसको हराना है, इसको जिताना है, इसके डर से उसको, उसके डर से इसको। इस नैरेटिव को बदलने में काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। और जितना विकल्प अच्छा और पॉजिटिव विकल्प आएगा बिहार की जनता के पास, वो बिहार के जनता के हित में होगा। क्या असर होगा? चूँकि एक जोन में AIMIM ने अपने आप को मजबूत किया, वहाँ से विधायक भी बने। उत्तर बिहार की अगर बात की जाए, खासकर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जैसे जगहों की बात की जाए, क्या स्थिति है आपकी पार्टी की? क्षमता होगी तो ये हम लोग का लक्ष्य है। ढाका विधानसभा बेशक बहुत पिछले साल 1.5 साल से संगठन पे हम लोगों ने काम किया है। उसके अलावा भी बाजपट्टी है और भी कोई कई अगल बगल की विधानसभा की सीटों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ संगठन मजबूत होगा हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, खुद जीतने के लिए लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राणा रंजीत सिंह थे, AIMIM के नेता हैं और पूरे बिहार में ओवैसी ने जो एकमात्र उम्मीदवार को घोषित किया था वो ढाका से ही किया था। तो ढाका से ये चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ढाका के मुद्दों पर भी बात हुई, साथ ही साथ बिहार की राजनीति में इनकी पार्टी का क्या भूमिका इस बार होने वाला है उस पर भी हमने बातचीत की। तो इस पूरे बातचीत पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।